ये क्वेश्चन हो गया क्या यहाँ पे? टू कोहेरेंट सोर्सेज आर 0.18 mm apart and the fringes are observed on a screen 80 centimeter away. It is found that with a certain source of light, the fourth bright fringe is situated at a distance of 10.8 mm from the central fringe. Calculate the wavelength of light. हमें लाइट की वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। तो ये वाला हो गया क्वेश्चन। क्या ट्राई करा था बाकियों ने? ट्राई करा था बाकियों ने? प्रीति, मानसी, आर्यन, शिवानंद, आ रही आवाज मेरी? भैया क्वेश्चन स्कूल का काम था तो नहीं कर पाया। अच्छा, तो फटाफट से इसको कर लेते हैं। देखो ध्यान से, कह रहा है टू कोहेरेंट सोर्सेज आर 0.18 mm अपार्ट। दो कोहेरेंट सोर्स है हमारे पास, है ना, और वो 0.18 mm अपार्ट है। मतलब ये कौन सी वैल्यू दे रखी है हमें? तो ये हमें दे रखा है स्मॉल डी की वैल्यू। ठीक है, ये क्या है? यहाँ पर स्मॉल डी की वैल्यू हमें गिवन है mm apart and the fringes are observed on a screen। और जो फ्रिंज है वो स्क्रीन पर कितने कहते हैं ऑन अ स्क्रीन 80 सेंटीमीटर अवे। जो हमारे पास फ्रिंज और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है वो दे रखा है 80 सेंटीमीटर। मतलब ये हमें कैपिटल डी दे रखा है। ठीक है, इट इज फाउंड दैट विद अ सर्टेन सोर्स ऑफ लाइट द फोर्थ ब्राइट फ्रिंज। कौन सा फ्रिंज है यहाँ पे? फोर्थ ब्राइट फ्रिंज है। तो एन की वैल्यू हमें दे दी उसने, क्या है वो? फोर्थ है। और कैसा फ्रिंज है वो? ब्राइट फ्रिंज है। इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10.8 mm। वो कितने डिस्टेंस पर सिचुएटेड है? तो वो ये हमारा x दे रखा है और ये फोर्थ है फ्रिंज, तो ये x4 हम बोल देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 10.8 mm पर ये हमारा डिस्टेंस x4 दे रखा है फ्रॉम दी सेंट्रल फ्रिंज। कैलकुलेट दी वेवलेंथ ऑफ द लाइट। क्या निकालना हमें? हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास nth फ्रिंज की, nth ब्राइट फ्रिंज की वैल्यू होती है वो क्या होता? तो वो था हमारे पास xn इज इक्वल टू n लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी था ये हमारे पास। और डार्क के लिए क्या था? तो याद होगा 2n माइनस का 1 लैम्डा बाय 2 कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। ठीक है, तो वो हमारे पास डार्क के लिए था, ये ब्राइट के लिए था। तो दोनों हमें पता रहना चाहिए। जो हमारे पास डार्क के लिए था उसमें मैं डैश लगा लेता हूँ। वो क्या था फॉर्मूला हमारे पास? 2n माइनस का 1 इनटू में लैम्डा बाय 2 कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। तो ये होता है हमारे पास किसके लिए? ये होता है हमारे पास डार्क के लिए। ठीक है, जो डार्क फ्रिंज होता है। और ये फॉर्मूला किसके लिए था? ब्राइट। तो इसने ब्राइट की बात करी है, तो सिंपल है, सारी वैल्यू ऑलमोस्ट हमें गिवन है। हमें एक्स एन की वैल्यू गिवन है, एन की वैल्यू तुम्हें गिवन है ना, कैपिटल डी भी गिवन है, स्मॉल डी भी गिवन है। तो लैम्डा निकाल सकते हो कैसे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको इधर भेज दो, इन दोनों को उठा के नीचे भेज दो। तो ये आ जाएगा हमारे पास एन इज इक्वल टू एक्स डी अपॉन में एन इंटू कैपिटल डी। एक्स क्या है? एक्स एन हमारे पास, यानी एक्स फोर कितना है? 10.8 mm है। तो 10.8 mm के लिए क्या लगाते हैं? 10 की पावर माइनस का 3। ठीक है, स्मॉल डी, स्मॉल डी कितना है हमारे पास? स्मॉल डी है 0.18। तो 0.18 इंटू में 10 रेज टू पावर माइनस का 3, ये हो गया। अच्छा, फिर आते हैं अपॉन में एन। एन कितना है? तो कौन सा फ्रिंज है हमारे पास? तो ये हमारे पास फोर्थ ब्राइट फ्रिंज है, तो एन की जगह 4 रख लेंगे। कैपिटल डी, कैपिटल डी कितना है हमारे पास? तो ये है 80 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल दो, तो 80 सेंटीमीटर के को मीटर में बदलेंगे तो 10 की पावर माइनस का 2। ओके, और बस सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे जिससे हमें किसकी वैल्यू आ जाएगी? लैम्डा की। ये लैम्डा है यहाँ पे। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू फाइंड करिए ना हमने, तो ये आएगा हमारे पास लैम्डा। तो फाइंड करने के बाद ये कितना आ रहा है? कैलकुलेशन अगर करोगे तो ये मैंने यहीं पे कर रखा है, तो इसको देख लेते हैं। अच्छा, इसने करा ही नहीं है। सॉरी, तो यहाँ पर
10 की पावर -2 से मैं इसको काट लेता हूँ, ये कितना बच जाएगा 10 की पावर -1, और इनको सिंप्लीफाई कर दो, कितना आ रहा है 10.8 इंटू में 0.18 सॉरी 0.18 डिवाइडेड बाय क्या है हमारे पास 4 और डिवाइड में 80, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है लैम्डा इज इक्वल टू 0.0607, ठीक है, इंटू में 10 की पावर -3 -1 कितना हो जाएगा 10 की पावर -4, ठीक है। अच्छा, ये जो हमारे पास पॉइंट है, चाहो तो इधर शिफ्ट करेंगे, अगर इधर शिफ्ट करेंगे तो इसकी पावर बढ़ जाएगी, तो यहाँ पर मैं शिफ्ट करता हूँ तो ये हो जाएगा 6.07 इंटू 10 की पावर -6, तो ये हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई, ठीक है। और यूनिट क्या होती है लैम्डा की, तो ये हमारी वेवलेंथ है, वेवलेंथ की यूनिट क्या हो जाएगी मीटर, तो ये आंसर है, ठीक है 6.07 इंटू 10 की पावर -6, ओके। तो वेवलेंथ हमने फाइंड कर लिया, सिंपल था। इसी तरह से डार्क का आ जाएगा, तो डार्क के लिए मैंने फॉर्मूला तुम्हें बता ही रखा है 2n-1 λ/2, तो इसमें हम इसका फॉर्मूला यूज करके फाइंड कर सकते हैं, ओके। तो सिंपल था क्वेश्चन ये। अब हमारे पास अगला जो टॉपिक है, पहले मैं पोलराइजेशन वो करवा देता हूँ, ठीक है, उसके बाद ये कर लेंगे हम, छोटा सा ये भी है, तो पहले ये देख लो, फटाफट हो जाएगा इसमें। देखो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पोलराइजेशन, ठीक है। अब ये पोलराइजेशन है क्या चीज, ठीक है, तो यहाँ पर समझो इस चीज को। सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं कि जो हमारे पास लाइट होती है ना, जैसे हमने पहले पढ़ा था जो लाइट होती है, अब वो वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है ना, वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है, मतलब कौन सी वेव, तो हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो दोनों ही उसके पास होते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन के से परपेंडिकुलर एंगल बनाते हैं। ये हमने ऐसा डायग्राम बनाया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमने पढ़ा था, याद होगा, इस टाइप का कुछ कुछ। यहाँ पर ये डायरेक्शन ऐसे हो गई, यहाँ पर हमने बनाया था ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, और याद होगा ये वाला हमने कुछ बनाया था ऐसा मैग्नेटिक फील्ड के, ऐसे ही आगे की तरफ बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर क्या देखते हैं हम कि जो लाइट है वो कॉम्पोजिशन है किसका, वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, यानी चेंज होता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड और चेंज होता हुआ जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, उन दोनों का कॉम्पोजिशन होता है ना। यानी एक बार अगर हम पार्टिकल को एक्सेलरेट करते हैं तो वो जनरेट करते हैं एक चेंज होता हुआ एक वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनाता है, एक वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, और ये ऐसे करके आगे की तरफ बढ़ते हुए चले जाते हैं एक दूसरे को रीजनरेट करते हुए, और वो एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, साथ ही साथ में परपेंडिकुलर होते हैं टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपिगेशन। ये जो हमने एरो लगाया है किसके लिए है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन, ठीक है, ये चीज है। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो जो लाइट होती है ना, यहाँ पर इसको हम बोलते हैं कि सभी डायरेक्शन में फैल रहा होता है ना, सभी डायरेक्शन में फैल रहा होता है, तो उस टाइम पर ना हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है या मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये सब क्या सभी डायरेक्शन में यहाँ पे फैल रहा है, तो उसको अगर हम किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं तो इस फिनोमिना को बोला जाता है पोलराइजेशन। क्या बोला मैंने यहाँ पर कि अगर हम लाइट की डायरेक्शन को किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्ट अगर कर देते हैं तो इस फिनोमिना को बोला जाता है पोलराइजेशन। मतलब पोलराइजेशन है क्या, पोलराइजेशन इज द फिनोमिना ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग द लाइट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में
हम लाइट को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, तो इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, पोलराइजेशन। अब ये हम जो क्या कहते हैं पोलराइजेशन का यूज कहाँ करते हैं, है ना, ये चीज हमें थोड़ा पता रहना चाहिए। तो हमारे पास जैसे कि एक कार है, इसको यहाँ पे इमेजिन करना। हम ये पोलराइजेशन वगैरह करते ही क्यों है, क्यों जरूरत है हमें इस चीज की, तो देखिए यहाँ पर समझना कि मान लो हमारे पास ना एक कार है, और यहाँ सामने से कोई मान लो साइकिल वाला ये आ रहा है, ये तो वैसे बन गया कुछ। अब ये जो हेडलाइट्स है रात के टाइम पर, जो इसके हेडलाइट से लाइट आती है, रोशनी आती है, ये क्या होती है, फैल के आती है ना, इस तरह से बिखर के आती है पूरी तरह से। तो कई बार जो सामने से बंदा अगर मान लो अचानक से आ रहा हो, तो ये रोशनी की वजह से उसकी आंखें क्या होती हैं, एकदम से वो जो क्या बोलते हैं, मतलब पूरा अगर एक साथ ही आंखों पे डायरेक्ट अगर रोशनी पड़ती है तो आंखें क्या होती हैं, ये सामने कुछ दिखाई नहीं देता है ना, उसको क्या बोलते हैं, मतलब एक जैसे आंखें चौंधिया जाती है ना, जिस टाइप में दिखाई नहीं देती हैं, वो यहाँ पर क्या होता है, इस लाइट की वजह से होता है। अब यहाँ पर इन हेडलाइट्स में हम ऐसे ग्लासेस यूज करते हैं, जिससे अगर मान लो कोई सामने वाला बंदा अगर आ रहा हो तो है ना, तो उसे यहाँ पर ये सब कुछ दिखाई दे कि यहाँ पे मतलब गाड़ी वगैरह है ना, उसके आंखों में डायरेक्ट रोशनी ना पड़े। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस लाइट जो ये फैल रही है पूरी तरह से, इस लाइट को ना हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मतलब हम इस तरह से सेट करते हैं कि सामने वाले बंदे के आंखों पे तो ना पड़े, लेकिन ये फिर भी लाइट करके यहाँ पे रखे, मतलब सड़कों वगैरह पर यहाँ पर लाइट करके ये रखे। तो इसके लिए हम स्पेशल टाइप के ग्लास यूज करते हैं। वो जो ग्लास बने हुए होते हैं, वो किन के बने हुए होते हैं, ये बने होते हैं ये पोलराइड्स क्या होते हैं, पोलराइड्स एक स्पेशल टाइप के ग्लास होते हैं, पोलराइजर्स होते हैं, जो कि लाइट को इस तरह से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भेजते हैं कि यहाँ पर वो एक पर्टिकुलर यहाँ पर ही इसी में दिखाई दे। मतलब मैं तुम्हें यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पर एनिमेशन दिखाता हूँ, जिससे तुम्हें आइडिया लगेगा कि ये क्या होता है, पोलराइजेशन कौन सा फिनोमिना होता है। पोलरॉइड्स ग्लासेस के बारे में सुना है तुमने, हमारे पास ऐसे ग्लासेस भी आते हैं, पोलरॉइड ग्लासेस, जिनका हम यूज करते हैं, जो यूवी रेज वगैरह कट हाँ कर हाँ देते हाँ, हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यूवी रेज वगैरह उसमें भी यूज होते हैं, और आजकल तो अच्छे पोलरॉइड्स यूज करे जाते हैं, पोलरॉइड पोलरॉइड्स ग्लासेस। तो उनमें यूज करे जाते हैं, गाड़ियों के हेडलाइट्स में यूज करे जाते हैं। इनका इन जगहों पे क्या होता है, इनका एप्लीकेशन मतलब है यहाँ पर। इसका मेन काम क्या होता है, हाँ ये ग्लासेस वगैरह में यहाँ पे जैसे यूज करे जाते हैं, ये सब पोलरॉइड ग्लासेस हो गए, और पोलराइजेशन यहाँ पर शो क्यों नहीं कर रहा, चलो देखो पहले से पढ़ लेते हैं फिर दिखाता हूँ। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले पोलराइजेशन है क्या। पोलराइजेशन इज द फिनोमिना ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग द लाइट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो इसको यहाँ पे थोड़ा डायग्राम से समझने की कोशिश करना, कि अगर हमारे पास लाइट को अगर कंसिडर करा जाए कि ये सभी डायरेक्शन में है, जैसे अगर इसको हम इस तरह से शो करें कि लाइट की डायरेक्शन सभी तरफ है, तो इधर भी है, इधर भी है, यानी एक्स के अलोंग भी है,
y के अलोंग भी है, z के अलोंग भी है, ऐसे हमने यहाँ पर सभी डायरेक्शन में बनाया है ऐसे इस टाइप का, ठीक है। और बीच में हमने कोई पोलराइड रख दिया है ना, पोलराइजर रख दिया है यहाँ पर। पोलराइजर कुछ क्रिस्टल है हमारे पास इस टाइप का, ठीक है। अब ध्यान देना, ये मैंने वर्टिकल में ऐसा एक गैप बनाया है ना, ये समझना, वर्टिकल हमारे पास गैप है। अब ये जो लाइट है ये यहाँ पर इस तरह से इसमें एंटर अगर करेगा तो ये तो जा तो सभी तरफ रहा है, जैसे ही ये एंटर करेगा तो ये क्या होगा, ये यहाँ पर जब इसके थ्रू पास होगा तो यहाँ पर इसकी ओपनिंग तो ऐसे है वर्टिकल में, तो इससे कौन सी लाइंस पास हो सकती हैं इस लाइट वेक्टर की। ये हम लाइट वेक्टर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये सारे के सारे मैंने वेक्टर की फॉर्म में दिखाया कि इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, ठीक है। और स्पेशली ये जो हमने फील्ड बनाया है ये कौन सा फील्ड होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की हम यहाँ पर बात कर रहे होते हैं क्योंकि हमने पढ़ा था ना कॉम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो स्पेशली हम इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की बारे में बात कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर मैंने सभी डायरेक्शन में यहाँ पर ये क्या कर रखे हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन से इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स हैं उनको बना रखे हैं। जैसे ही हम इसके थ्रू पास करते हैं तो इससे वही लाइट के वेक्टर्स पास हो सकते हैं, ये लाइट के क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर पास हो सकते हैं जो किस डायरेक्शन में हो, जो वर्टिकल डायरेक्शन में हो। यानी जैसे ही हम इस अनपोलराइज्ड लाइट को, इसको हम क्या बोलते हैं कॉमन नाम से अनपोलराइज्ड लाइट, क्योंकि ये अभी जब सभी डायरेक्शन में है तो इसको हमने किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्ट तो करा नहीं है ना, ये इस टाइम पे इसीलिए क्या कहलाता है, ये कहलाता है अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट। और जैसे ही हम इसको किसी पोलराइजर से पास करते हैं, जैसे ही ये लाइट पास होगा तो ये पोलराइजर का काम क्या है कि इस लाइट को ना किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करना है, ठीक है। सभी डायरेक्शन में जो फैल रहा था तो उसको एक ही डायरेक्शन में करना है, तो ये कैसे जाएगा, तो जैसे ही इसके अंदर से एंटर करेगा तो देखो ध्यान से, ये वर्टिकल जो लाइन है ये वाली और ये वाली, ये ऊपर नीचे मूव कर रही है तो ये इस तरह से होके जाएंगी तो ये पास हो सकती है। लेकिन क्या जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है जो मतलब इस तरह से यहाँ पे 3D में समझोगे तो यहाँ पे मान लो इनसाइड की तरफ एक वेक्टर होगा, एक आउटसाइड की तरफ होगा, तो क्या वो पास हो पाएगा, तो ये वाला पास हो पाएगा, तो आंसर है वो पास नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इसकी ओपनिंग से देखो ये वाली जो ओपनिंग है ये तो वर्टिकल है, तो इससे वर्टिकल वाले जो वेक्टर्स है ना, वर्टिकल वाले जो वेक्टर्स है वही सिर्फ पास हो सकते हैं। तो ये जैसे ही इसके अंदर से एंटर करता है तो हमें आउटपुट में क्या मिलता है, हमें वही वेक्टर्स मिलेंगे जो सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में होंगे। इस तरह से ये वाले हमें वेक्टर्स मिलते हैं। बाकी कहाँ चले गए, तो बाकी के सारे इस पोलराइड ने क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिए। तो यहाँ पर आउट में हमें क्या क्या मिल रहा है, सिर्फ ये वर्टिकल वाले ही लाइंस मिलेंगे। अब यहीं पे क्वेश्चन आता है कि अगर इस जो ये पोलराइजर है इसके एंगल को चेंज कर दे, मतलब वर्टिकल ना बोल के मैं अगर हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ या किसी एंगल पे कर देता हूँ तो क्या होगा, तो वहां पर देखो जरा, जैसे ये हमने फिर से एक अनपोलराइज्ड लाइट ले लिया है, ठीक है। ये अनपोलराइज्ड लाइट सभी तरफ हो जा रहा होगा, इधर 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 इधर, बीच में हमने क्या कर दिया है, अब हमने यहाँ पर एक ऐसा पोलराइजर रखा है जो कि हॉरिजॉन्टल है ना, ये मान लो जरा, ये हॉरिजॉन्टल हमने ऐसे लिया है, ठीक है। अब इससे कौन से पास हो सकते हैं, तो क्या ये वर्टिकल वाला पास होगा, तो आंसर है नहीं, ये वाला भी नहीं हो पाएगा। ये वाले जो हमारे पास है जो हॉरिजॉन्टली जा रहे होंगे वो सिर्फ यहाँ से पास हो सकते हैं। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे समझना कि जो आउटवर्ड निकल रहा हो या फिर इनवर्ड जा रहा हो तो वो वाले हैं। तो यहाँ पर हमने ऐसे अगर रखा है तो वही सिर्फ पास हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो जा रहा होगा वो हमारे पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाले ही जा रहे होंगे। हॉरिजॉन्टल वाले को यहाँ पे मैं अगर दिखाऊंगा तो शो करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं जरा समझना। तो मैंने बताया था एक नोटेशन, हम डॉट या क्रॉस यूज करते हैं, है ना। डॉट, ये वाला डॉट को समझना कि ये डॉट क्या है, ऐसे वेक्टर है जो या तो आउटवर्ड आ रहे हैं पेज से या फिर पेज के अंदर जा रहे हैं। तो यहाँ से हम दिखाएंगे कैसे, तो यहाँ से दिखाने के लिए हमने क्या यहाँ पे तरीका यूज करा कि यहाँ पे हम डॉट डॉट बना सकते हैं, ऐसे डॉट डॉट यूज कर सकते हैं। तो डॉट का मतलब समझना, क्योंकि पेज एक 2D यहाँ पर हमारे पास शीट है, इस पे 3D को दिखाने के लिए हमने क्या नोटेशन यूज करा कि अगर आउटवर्ड या इनवर्ड होगा तो उसके लिए हम डॉट यूज कर सकते हैं। डॉट मतलब बाहर की तरफ निकल रहा है या क्रॉस वगैरह, तो यहाँ पे हम डॉट का मतलब क्या है कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। ओके, तो अगर हमें कभी भी इस तरह के ये लाइट के वेक्टर्स दिखाई देते हैं
या इस तरह के वेक्टर्स दिखाए थे, तो इसका मतलब इसको क्या कर दिया हमने, इसको हमने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। इसको किस डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्ट करा था हमने, इसको करा है वर्टिकल डायरेक्शन में। इसको किस डायरेक्शन में करा है, तो इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में करा है। क्या किसी एंगल पे भी कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। इसको अगर मान लो मैं 45 पे मोड़ देता हूँ, तो इससे वही पास हो सकते हैं जो 45 पर होंगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स, समझ रहे हो। अब 30 पे कर देंगे तो 30 पर भी वही पास हो सकते हैं जो 30 एंगल पर होंगे वेक्टर्स, ठीक है, समझ रहे हो, मतलब उसके पैरेलल वाले पास हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर इस चीज को हम, इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या था कि ये जो अनपोलराइज्ड लाइट है ये सभी डायरेक्शन में फैल रहा था, और इसको हमने किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करा, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ पोलराइजर। तो पोलराइजर है, जो ये पोलराइजर है हमारे पास, ये एक ऐसा क्रिस्टल होता है, ठीक है, जो कि लाइट की डायरेक्शन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो है रिस्ट्रिक्ट करने का काम करता है, ठीक है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर जैसे कि अब मान लो कोई क्लासरूम है ना, क्लासरूम में अब हमारे पास क्या है कि मान लो 4 गेट हैं, ठीक है, अब हमने छुट्टी कर दी, चारों के चारों गेट खुले हैं, तो बच्चे कहीं से भी पास हो सकते हैं, इधर से भी, चारों गेट से इधर से भी जा रहे हैं, इधर से भी जा रहे हैं, इधर से भी जा रहे हैं। लेकिन अगर मान लो कि हमने क्या करा कि 3 गेट बंद कर दिए हैं, ठीक है, और हमने एक ही गेट को बस खोल रखा है, तो स्टूडेंट क्या होगा, अब एक रिस्ट्रिक्ट हो गए कि हाँ भाई इसी गेट से ही जाना है, यहाँ पे है ना, एक पर्टिकुलर लाइन में एक उसी गेट से ही जा सकते हैं। तो इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन का मतलब होता है कि किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसको लाइट को रिस्ट्रिक्ट कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे कि पोलराइजेशन है क्या, इट इज द फिनोमिना ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग द लाइट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। ओके, अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा आगे अगर हम बढ़ते हैं, ये मैंने थोड़ा बेसिक चीजें बताई थी, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। वेव जो होती है हमारे पास 2 टाइप की होती हैं, कौन सी, ट्रांसवर्स वेव होती हैं और एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव कौन सी होती हैं, जैसे जो हमारी लाइट वेव जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं उसका नेचर कैसा है, ट्रांसवर्स नेचर का है। ट्रांसवर्स मतलब कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सभी क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसकी डेफिनेशन हमने कैसे बनाई थी कि जो पार्टिकल का डायरेक्शन होता है वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन होता है। और लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, जैसे साउंड वेव हो गए, ये लॉन्गिट्यूडनल में आते हैं, है ना, तो ये क्या होते हैं, डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन के पैरेलल होते हैं। तो ये थोड़ा सा बेसिक मैंने यहाँ पर ये लिखा है। तो देखो, जो हम अब स्टडी कर रहे हैं वो लाइट वेव की कर रहे हैं, तो इसीलिए हम उससे किस नेचर की स्टडी करें, ट्रांसवर्स नेचर की, ध्यान रखना। लॉन्गिट्यूडनल वेव में कौन से आते हैं, जैसे साउंड वेव हो गए, ये सब लॉन्गिट्यूडनल वेव में आते हैं। ओके, ये हमने पहले भी एक वीडियो में भी करा था ना, देखा था वहां पे, अगर इसमें कोई डाउट हो तो पूछना। ओके, अब उसके बाद हम आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पोलराइज्ड लाइट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे समझो, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर किसी लाइट को वेक्टर के फॉर्म में दिखाना चाहेंगे तो इस तरह से शो करते हैं। अनपोलराइज्ड लाइट को दिखाने के लिए क्या करा हमने, हमने हर तरफ ये देखो, x के अलॉन्ग, y के अलॉन्ग, z के अलॉन्ग, सभी तरफ हमने इसमें इसको वेक्टर की फॉर्म में शो करा है। इसको हम बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। ये क्या है, ये है अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट। ओके, अच्छा, और अगर हम इसको मान लो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल मतलब आउटवर्ड निकल रहा हो या इनवर्ड जा रहा हो, इस तरह से अगर दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, तो इसको हम दिखाएंगे डॉट से। यहाँ पे डॉट बनाया नहीं है, बना लेना इसमें, ये इस तरह से दिखाया जाता है, ये हम दिखाते हैं डॉट से, यानी सिर्फ डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब कि ये कौन सी लाइट है, पोलराइज्ड लाइट है कि अनपोलराइज्ड लाइट है। तो ध्यान रखना, जब भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होंगे तो उसको हम बोलते हैं पोलराइज्ड लाइट। तो ये वाली कौन सी लाइट कहलाएगी, पोलराइज्ड लाइट कहलाएगी, जो कि आउटवर्ड या इनवर्ड जा रहे हैं। अब इसको भी देखो, ये भी क्या है, ये भी एक पोलराइज्ड लाइट है, ठीक है। अब ये जो पोलराइज्ड लाइट है इसमें हमने कैसे दिखाया, वर्टिकल डायरेक्शन, ऊपर नीचे इस तरह से दिखाया, तो ये भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, तो हम इससे भी शो कर सकते हैं या इससे भी शो कर सकते हैं। ये दोनों नोटेशन होते हैं हमारे पास क्या, पोलराइज्ड लाइट को दिखाने के। सिर्फ वर्टिकल मैंने ऐसे शो करा है या डॉट डॉट से शो करा है, तो ये दोनों तरीके क्या है, ये शो करता है अनपोलराइज्ड लाइट को। ओके, तो ये था हमारे पास अनपोलराइज्ड या पोलराइज्ड लाइट का रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये शो कर दिया है। अब आगे अगर देखोगे तो
जो हमारे पास पोलराइजेशन जो हम करते हैं उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमें पता रहने चाहिए, जैसे पोलराइजर क्या होता है, एनालाइजर क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये वाला डायग्राम यहाँ पे समझते हैं। जो अनपोलराइज लाइट होती है ना, इसको हमने इस तरह से शो करा है, यहाँ पर एक्स के अलॉन्ग भी है, वाई के अलॉन्ग भी है और जेड के अलॉन्ग भी है। ओके, तो ये हमारे पास एक अनपोलराइज लाइट है। इसको सबसे पहले जो हमारे पास क्रिस्टल है ना, ये जो क्रिस्टल बने हुए होते हैं कौन से होते हैं क्रिस्टल, ये टॉर्मेलाइन क्रिस्टल या निकोल प्रिज्म जो होते हैं उनके ये बने हुए होते हैं। ओके, अब ये जो हमारे पास क्रिस्टल है ये स्पेशल टाइप के क्रिस्टल होते हैं जो कि लाइट को पोलराइज्ड करने का काम करते हैं। कैसे करेंगे ये, तो यहाँ पर ये जो हमारे पास अनपोलराइज लाइट अगर आएगा इस तरह से, मान लो ये अनपोलराइज लाइट आ रही है, अब ये अनपोलराइज लाइट अगर इसके थ्रू पास होगी तो यहाँ आप देख सकते हो ये जो ओपनिंग है इसमें, ये ओपनिंग कैसी है इसकी, वर्टिकल वाली है। तो इससे हम कैसे पास करेंगे, यहाँ पे ये वर्टिकल वाली जो वेक्टर्स हैं वही पास हो सकते हैं। तो देख सकते हो ये आई तो थी अनपोलराइज, फिर इससे क्या हुई, पास हो जाने के बाद ये पोलराइज हो गई। अब ये कौन बताएगा हमें कि ये पोलराइज लाइट है या नहीं है, ठीक है। इसके लिए हम साथ में फिर एक और रख देते हैं क्रिस्टल, जो कि बिल्कुल वही क्रिस्टल होता है जो हमने आगे यूज किया था, बट इसका नाम बदल दिया। इसको हम क्या बोलते हैं, पोलराइजर। साथ वाले को जो इसको डिटेक्ट कर रहा है कि पोलराइज हुआ है कि नहीं हुआ है, इसका हमने नाम क्या रख दिया, एनालाइजर। है ये दोनों सेम ही क्रिस्टल, ठीक है। इसको उठा के यहाँ पे रख दो या इसको उठा के यहाँ पे रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक को हम कैसे यूज कर रहे हैं, एक को हम यूज कर रहे हैं एनालाइजर, जो एनालाइज करने का काम कर रहा है, मतलब बता रहा है हमें कि पोलराइज लाइट हुई है या फिर नहीं हुई है, ठीक है। तो ये वाला हमारे लिए किसके लिए काम कर रहा है, एनालाइजर के जैसा, और ये पहला वाला किसके लिए काम कर रहा है, पोलराइजर के जैसा। इसने पोलराइज कर दिया लाइट को तो इसलिए इसका नाम पोलराइजर रख गया। और ये पोलराइज लाइट को डिटेक्ट करने का काम या एनालाइज करने का काम कौन कर रहा है, ये दूसरा वाला क्रिस्टल, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एनालाइजर बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमें बताता है कि ये पोलराइज्ड हो चुका है। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर जो हमारे पास दोनों क्रिस्टल हैं, इन दोनों क्रिस्टल के जो ये ओपनिंग्स है, यहाँ देख सकते हो ये वर्टिकल ओपनिंग है, ये भी वर्टिकल ओपनिंग है। अगर ये दोनों वर्टिकल ओपनिंग्स पैरेलल होते हैं तो ये जो हमारे पास ये वेक्टर्स हैं ये बिल्कुल आगे की तरफ ऐसे ही पास हो सकते हैं। लेकिन अगर मान लो ये वाला जो क्रिस्टल है इसको हमने रोटेट कर दिया, कैसे रोटेट कर दिया, तो मान लो अगर इसको मैंने वर्टिकली रोटेट कर दिया और इसकी ओपनिंग को मैंने ऐसा कर दिया है, तो क्या लाइट आगे ट्रेवल करेगी, बताओ, क्या आगे लाइट इसमें जाएगी, इस तरह से। इसने कौन सा अलाउ करा, इसने अलाउ करा वर्टिकल वाले को, लेकिन इसको कैसे हमने प्लेस कर दिया है, हॉरिजॉन्टल रख दिया है, तो क्या ये आगे लाइट जाएंगी, समझ आया क्वेश्चन मैंने क्या पूछा, आया समझ, प्रीति, मानसी, शिवानंद, आर्यन। हाँ भैया। हाँ तो बताओ जरा, ये लाइट, अगर ये जो लाइट का ये वेक्टर है, क्या ये दूसरे वाले क्रिस्टल से अब पास होगा, यहाँ पे हमें कुछ दिखेगा या नहीं दिखेगा, नहीं भैया, पास नहीं होगा, क्यों नहीं होगा पास, क्योंकि हमने उसे रोटेट कर दिया ना, तो वहां से तो सारी तो जो लाइट थी वो वर्टिकल आ रही थी। हाँ, यानी तो जा सकती हैं इससे कौन सी, हॉरिजॉन्टल वाली, लेकिन हमारे पास तो हॉरिजॉन्टल आ ही नहीं रही है। अगर हॉरिजॉन्टल आ नहीं रही है तो इससे तो पास हो नहीं सकती, तो आउटपुट में हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो एक चीज हमने यहाँ पे क्या नोटिस करा कि अगर दोनों के बीच का जो एंगल है ना, यहाँ पर दोनों के बीच का जो एंगल है वो भी मैटर करता है कि हमारे पास पोलराइजर और एनालाइजर के बीच का क्या एंगल है। अगर दोनों के बीच का एंगल हो जाता है 90 डिग्री, तो यहाँ पे हमें आउटपुट में कुछ भी नहीं दिखाई देगा, ठीक है, समझ रहे हो। यानी कि यहाँ पे हमें कोई भी लाइट का वेक्टर दिखाई नहीं देगा, लाइट दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर ये दोनों पैरेलल हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं मतलब एंगल कितने का होगा, 0 डिग्री का होगा, तो हमें यहाँ पर वर्टिकल वेक्टर्स दिखाई देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि 0 या 90 के अलावा कोई और एंगल अगर हम करते हैं तो क्या दिखाई देगा, तो बिल्कुल दिखाई देगा, लेकिन वो कम ज्यादा ऐसे दिखाई देगा। मतलब अगर मान लो ये पैरेलल है तो यहाँ पे हमारे पास कितना है, 0 का एंगल है, इसको धीरे धीरे रोटेट करते हैं, 0 से हमने क्या करा, 10 डिग्री, है ना, 10 डिग्री करेंगे तो क्या आएगा, लाइट की जो इंटेंसिटी है, मान लो अभी 100 इंटेंसिटी है, जब पैरेलल है, 0 का एंगल है यानी दोनों वर्टिकल में है,
तो अभी 100 की इंटेंसिटी है। लेकिन जैसे ही मैंने 10 डिग्री करा, फिर 20 डिग्री करा, 30 डिग्री करा, 50, ऐसे करते करते 60, 70 ऐसे करते करते हम 90 कर 90 पे तो दिखाई नहीं देगा। लेकिन जैसे ही हम 10 करते हैं तो उसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम हो गई, 20 पे थोड़ी इंटेंसिटी और कम हो गई, यहाँ पे आउटपुट में जो हमें लाइट दिखाई देती है वो और कम हो गई, फिर 30 पे क्या हुआ और कम, ऐसे करते 40, 50 करते करते जैसे ही हम 90 पहुंचते तो बिल्कुल ही गायब हो जाता है। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में क्या एंगल है उस पर डिपेंड करता है लाइट की इंटेंसिटी। अब ये लाइट की इंटेंसिटी जो है इन पोलराइजर और एनालाइजर के बीच में एंगल क्या है वो हम कैसे फाइंड करते हैं, तो वो हम फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ मेलस। ठीक है, लॉ ऑफ मेलस जो है, मेलस नाम के जो साइंटिस्ट है उन्होंने एक रिलेशन बताया था इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो कि पोलराइजर या एनालाइजर से पास हो रही है उनके बीच का एक रिलेशन। ठीक है, तो हम अब उसको पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो, ये मैंने थोड़ा सा थ्योरी लिख दिया है यहाँ पर, क्या कि व्हेन एन अनपोलराइज्ड लाइट इज पास थ्रू द टॉर्मलाइन क्रिस्टल, ये जो हमारे पास क्रिस्टल थे नीचे वो टॉर्मलाइन क्रिस्टल या निकोल प्रिज्म उसी के बने हुए रहते हैं। देन लाइट गेट पोलराइज्ड व्हिच इज डिटेक्टेड बाय द एनालाइजर। ठीक है, जनरली पोलराइजर और एनालाइजर इज मेड अप ऑफ टॉर्मलाइन क्रिस्टल और निकोल प्रिज्म, यहाँ प्रिज्म आएगा। ओके, निकोल प्रिज्म स्पेशल टाइप के क्रिस्टल होते हैं हमारे पास जो कि ये फिनोमेना शो करते हैं, हर टाइप के क्रिस्टल शो नहीं करते। ठीक है, तो ये ध्यान रखना स्पेशल टाइप के क्रिस्टल हैं, और एक को हम पोलराइजर नाम दे रहे हैं और एक को एनालाइजर है, दोनों ही सेम टाइप के क्रिस्टल्स, बस नाम हमने बदल दिए हैं। ओके, इनके वर्किंग के अकॉर्डिंग। अच्छा, अब ये लॉ ऑफ मेलस क्या है, सिंपल सा लॉ है ना। यहाँ पर ये हमें क्या बताता है, लॉ ऑफ मेलस बताता है कि जो लाइट की इंटेंसिटी होगी है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ द कोसाइन ऑफ द एंगल। स्क्वायर ऑफ द कोसाइन ऑफ द एंगल मतलब कि इंटेंसिटी आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब उन्होंने, मेलस ने सीधे एंगल के साथ इंटेंसिटी का रिलेशन जो फाइंड किया उसे पाया एक्सपेरिमेंटली कि जो हम कॉस स्क्वायर थीटा करते हैं वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाया गया किसके, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के। तो उन्होंने एक रिलेशन दिया सिंपल सा कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos स्क्वायर थीटा, जिसमें I क्या है, I इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन द एक्सिस ऑफ द पोलराइजर एंड एनालाइजर। तो उन दोनों के बीच का ये एंगल है। ठीक है, तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या मिलता है हमें, cos स्क्वायर थीटा। तो ये यहाँ पर लॉ ऑफ मेलस की डेफिनेशन हमने कैसे बनाई। सो इट स्टेट्स दैट इंटेंसिटी ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ध्यान दो जरा क्या हम बोल रहे हैं यहाँ पर वर्ड, इंटेंसिटी ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट, हम अनपोलराइज लाइट यूज नहीं कर रहे या सिर्फ लाइट यूज नहीं कर रहे, हम क्या वर्ड यूज करें कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट, किसी एक पर्टिकुलर प्लेन में ये मूव कर रहा होगा लाइट पोलराइज या वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल या किसी एंगल पे, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द कोसाइन ऑफ द एंगल। ठीक है, स्क्वायर ऑफ द कोसाइन ऑफ द एंगल, किस किस के बीच का एंगल, सो एंगल बिटवीन द एक्सिस ऑफ पोलराइजर एंड एनालाइजर। ठीक है, तो ये जो थीटा होता है ये किस किस के बीच का एंगल होता है, ये पोलराइजर और एनालाइजर के बीच का एंगल होता है एंड आई इज द इंटेंसिटी। तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos स्क्वायर थीटा। ओके, अच्छा अब डायरेक्टली ये जो हमारे पास रिलेशन है आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास कहाँ गया, ये देखो इसका एक छोटा सा प्रूफ यहाँ पे बता देता हूँ मैं, हालांकि इसकी डेरिवेशन आती नहीं है, थोड़ा सा थ्योरी वगैरह ऐसे पूछ लेते हैं, लेकिन फिर भी समझने के लिए बता देता हूँ मैं कैसे हमने ये करा है। ओके, देखो जो लॉ ऑफ मेलस है इसका सिंपल सा एक्सप्रेशन है वो क्या, तो अभी हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो एक क्रिस्टल है, पहले वाले क्रिस्टल को क्या बोल रहे थे हम, पोलराइजर। पोलराइजर जो है उसमें वर्टिकल वाला आ रहा है हमारे पास, जैसे यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये वर्टिकल वेक्टर्स हमारे पास आ रहे हैं ये वाला, और दूसरा जो हमारे पास था उसको क्या बोल रहे थे, एनालाइजर। एनालाइजर जो है वो हमने किसी मान लो थीटा एंगल पर रोटेट कर रखा है। ठीक है, इसको मैंने ऐसे कर दिया है, तो ये हमारा एनालाइजर कितने एंगल पर है, थीटा एंगल पे। ये जो हमारे पास ये क्या कहते हैं, हमारे पास जो पोलराइजर है वो वर्टिकल रखा हुआ था, और वर्टिकल के रिस्पेक्ट में हमने यहाँ पे क्या लिया, थीटा लिया है। तो यहाँ पर वर्टिकल अगर होता तो उस केस में हमारी इंटेंसिटी कितनी होती, आई होती, क्या बोल रहे हैं, इंटेंसिटी आई होगी। ओके, अच्छा जो हमारे पास इंटेंसिटी
आई है, इसको हम अगर वेव की फॉर्म में अगर देखें तो वर्टिकल वाला जो वेव जा रहा होगा उससे, उसका जो हमारे पास एम्पलीट्यूड है, उस एम्पलीट्यूड को हम ए से डिनोट कर सकते हैं, है ना। यानी इसी वर्टिकल प्लेन में मूव करने वाले वेव की हम बात कर रहे हैं, तो वेव का जो एम्पलीट्यूड होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो वेव के एम्पलीट्यूड के टर्म में अगर हम ये चीज फाइंड करें तो हम ऐसा बोल सकते हैं सिंपली कि यहाँ पर वर्टिकल प्लेन में जो हमारा एम्पलीट्यूड है वो कितना एंगल बना रहा होगा, यहाँ पर वो बना रहा होगा थीटा, किसके साथ, इस एनालाइजर के साथ। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको रिजॉल्व कर सकते हैं कॉस थीटा के टर्म में और साइन थीटा के टर्म में। वो कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, तो देखो ध्यान से, जो हमारे पास ये थीटा यहाँ पे बना रहा होगा, ये यहाँ पे मैंने इसको ब्रेक करके दिखा रखा है कि जिस कंपोनेंट के साथ हमारे पास थीटा बन रहा होगा वो वाला क्या हो जाता है, हमारे पास कॉस का कंपोनेंट हो जाता है ना। और जो यहाँ पर वर्टिकल डायरेक्शन में, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ मैं, यहाँ पर ये वाला, ये यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पर दिखाया जाएगा। ये क्यों, तो समझो, जो हमारे पास इस वर्टिकल डायरेक्शन में वेव मूव कर रहा है ना, उस वेव का हम एम्पलीट्यूड ए बोल रहे हैं। और यहाँ पर ये एम्पलीट्यूड इसको देता हूँ, इसने जो यहाँ पर एंगल बनाया थीटा वाले के साथ, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ए कॉस थीटा। और यहाँ पर जो हमारे पास इस तरह से जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, ए साइन थीटा। इसने यहाँ पे डायग्राम थोड़ा गड़बड़ कर दिया है, ये ध्यान रखना। तो ये वाला हमारे क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, ए साइन थीटा। ओके, देखो यहाँ पर जो हम बोल रहे हैं क्या, कि जो हमारे पास ए कॉस थीटा वाला है ना, अगर दोनों पैरेलल होंगे, है ना, तो पैरेलल के केस में क्या होते हैं, हमारे पास इंटेंसिटी मैक्सिमम होती थी, है ना। तो वहां पे हमने क्या लिया था, ए लिया था। लेकिन अगर किसी एंगल पर रोटेट कर रहे हैं, थीटा एंगल पर, तो वो वाला कंपोनेंट हमने क्या मान लिया, ए कॉस थीटा पर। और जो दूसरा वाला हो जाएगा, जैसे कि मान लो एकदम वर्टिकल जो बनेगा, अगर मान लो एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल है, तो वहां पर हमारे पास एंगल कितना हो जाता था, यहाँ पर 90 का हो जाता था। और 90 के केस में हमारे पास कॉस कितनी वैल्यू देता है, 0 वैल्यू देता है, ठीक है। तो हमने इसी चीज को ऑब्जर्व करा कि अगर हम देखें, इसको एंगल के टर्म में लाएंगे, तो हमारे पास एक रिलेशन था, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो हम एम्पलीट्यूड लेंगे, इसमें कौन सा कंपोनेंट उठा रहे हैं, हम उसमें कॉस वाला कंपोनेंट उठा रहे हैं। ऐसा क्यों उठा रहे हैं, क्योंकि अभी हमने देखा कि एंगल अगर 0 होता है तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, और एंगल अगर 90 होगा तो इंटेंसिटी क्या होगी, मिनिमम होगी। 90 केस में कितना बन रहा था, मिनिमम हो रहा था। तो इसमें हम एम्पलीट्यूड का कौन सा कंपोनेंट लेते हैं, ए कॉस थीटा वाला कंपोनेंट लेते हैं। तो इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्या ले सकते हैं, ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर। हमने साइन वाला क्यों नहीं लिया, ये साइन वाला इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि अभी हमने देखा था कि अगर दोनों के दोनों जो हमारे पोलराइजर और एनालाइजर हैं वो अगर पैरेलल होते, पैरेलल कहने का मतलब होता है 0 डिग्री, 0 डिग्री पर इंटेंसिटी हमारी क्या हो जा रही थी, मैक्सिमम हो जा रही थी। और अगर ये दोनों परपेंडिकुलर, यानी इस वाले को अगर मान लो परपेंडिकुलर अगर मैं गिरा देता हूँ 90 डिग्री, तो उस केस में हमारी इंटेंसिटी क्या हो जा रही थी, मिनिमम हो जा रही थी। तो यहाँ पर 0 और 90 पर, ये 0 पर मैक्सिमम 90 पर मिनिमम देने का काम तो एक करता है कंपोनेंट, कौन सा वाला, कॉस वाला करता है यहाँ पे। तो इसीलिए हमने जानबूझ के कॉस से कंपोनेंट उठाया है, ठीक है, क्योंकि इस कंडीशन को वेरीफाई यही वाला कर रहा है, साइन वाला तो नहीं वेरीफाई कर रहा। साइन 0 पे तो 0 हो जाता है, इंटेंसिटी यहाँ पे 0 जानी चाहिए थी। तो इसीलिए हमने क्या करा, यहाँ पर ए कॉस थीटा हमने ये लिया है। अब ये जो हमारा एम्पलीट्यूड है, यहाँ पर ये ए कॉस थीटा इन दोनों पर स्क्वायर है। अब इन दोनों पर स्क्वायर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर आ जाएगा ए का स्क्वायर और ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये जो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसको भी हटा लेते हैं। अगर इसको हटाओगे तो कोई कांस्टेंट के आ जाएगा, कांस्टेंट के, और ये ए का स्क्वायर इनटू में कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो हमारे पास टर्म है ना, ये पूरे दोनों कांस्टेंट है, ये भी हमारा एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, के भी हमारा कांस्टेंट है। तो इस कांस्टेंट को हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ला सकते हैं, या इसको तुम चाहो तो एक नया कांस्टेंट आई नॉट नाम दे दो, फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में बना लो। तो इसको हम डायरेक्टली भी ये लिख सकते हैं कि ये दोनों कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट होने की वजह से आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। ओके, तो यहीं से हमने देखा
कि हमें इंटेंसिटी का थीटा के साथ ये रिलेशन मिला, जो कि हम यहाँ पे डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हैं। तो ये वैसे हमने बताया कि इस तरह से हमने इंटेंसिटी और थीटा के बीच में एक रिलेशन फाइंड कर लिया। ठीक है, समझ आया ये चीज मैंने क्या करा यहाँ पर, कैसे ये आया यहाँ पर। तो सबसे पहले हमने क्या करा कि जो हमारे पास एनालाइजर है उसको थीटा एंगल पर रोटेट करा, और उस एनालाइजर से जो वेव पास होगी उसका जो एम्पलीट्यूड होगा, उस एम्पलीट्यूड के हमने दो कंपोनेंट बनाए, एक कॉस वाला कंपोनेंट, एक साइन वाला कंपोनेंट। अब इसमें हम कॉस वाले कंपोनेंट को ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये जो हमारे पास कंडीशन है 0 और 90 वाली, वो यही वाला फुलफिल कर रहा है ना, साइन वाला तो नहीं कर रहा। तो इसीलिए हमने इस कंपोनेंट को उठाया। तो हमने पहले ही पढ़ा था कि इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में क्या रिलेशन होता है, कि इंटेंसिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रश्न होता है कि इसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, और एम्पलीट्यूड का कौन सा कंपोनेंट ले रहे हैं हम यहाँ पर, ए कॉस थीटा वाला ले रहे हैं। तो ए कॉस थीटा का स्क्वायर लिखा, जिसमें ए स्क्वायर को बाहर निकाला, कॉस स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट है, फिक्स्ड जो वैल्यू है हमारे पास वेव की। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाओगे कोई कांस्टेंट का आ जाएगा के, तो के ए का स्क्वायर, इसको हमने कोई नाम दे दिया आई नॉट, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में डायरेक्टली ऐसे लिख दो, तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये चीज ध्यान रखना कि इंटेंसिटी और जो हमारे पास थीटा, उसके बीच का रिलेशन क्या आ गया, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि अगर हमारे पास मान लो कि थीटा जो है, थीटा 1 जो है हमारे पास वो 30 डिग्री पे कोई इंटेंसिटी हमारे पास I1, ठीक है, और थीटा 2 पे मान लेते हैं ये 60 डिग्री है, वहां पर इंटेंसिटी है I2। तो इनका रेशियो निकालो, इंटेंसिटी का रेशियो क्या आएगा। तो कैसे फाइंड करेंगे हम इंटेंसिटी का रेशियो, तो बड़ा ही सिंपल है, थीटा हमें पता है, सीधे ये फॉर्मूला लगाना है। कैसे लगाओगे फॉर्मूला, तो I1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos स्क्वायर थीटा 1 और I2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos थीटा 2। तो ऐसे हम कर सकते हैं। तो बताओ जरा क्या आएगा आंसर। अगर हमारे पास थीटा 1 30 डिग्री है और थीटा 2 हमारे पास 60 डिग्री है, तो उस केस में हमारे पास इंटेंसिटी I1 और I2 का रेशियो क्या आएगा। थीटा समझ रहे हो ना, किसके बीच का एंगल है, पोलराइजर और एनालाइजर के बीच का एंगल है। तो यहाँ पर वो पोलराइजर और एनालाइजर के बीच का एंगल बदल रहा है, तो पूछ रहा है इंटेंसिटी का क्या रेशियो आ रहा है। आया किसी का आंसर। आया आंसर किसी का। भैया आपकी आवाज़ स्लो आ रही है। स्लो आ रही है, कह रहा हूँ ये आंसर आ गया इसका, I1 I2 का। तो ये √3 होगा क्या? √3 आ रहा है, देखो सबसे पहले I1 कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा I1 इज डायरेक्ट, देखो अगर हम I1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा लो, कोई कांस्टेंट आ जाएगा हमारे पास, कांस्टेंट को हम I नॉट बोल देते हैं, ठीक है। और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, cos 30 होता है यहाँ पर √3/2, ठीक है, इसका स्क्वायर। अच्छा I2 कैसे हो जाएगा, I2 हो जाएगा हमारे पास वही I नॉट इंटू में cos
स्क्वायर 60, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर 60, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ठीक तो है। उसका स्क्वायर 1/4 हो जाएगा फिर। हाँ, और इसका रेशियो निकाल लेते हैं तो आई नॉट साई नॉट कैंसिल ही हो गया वहीं पर ही, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास √3/2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3, 4 आएगा। हाँ 4, और यहाँ पे 1/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा ना, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा। 3 आएगा। तो यहाँ पे ये आंसर आया हमारे पास 3। I1 और I2 का रेशियो कितना आ गया 3 आ गया। ओके, सिंपल है, आसान से क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं। तो ये हमारे पास है इंटेंसिटी का रेशियो। आगे सभी का आया, बाकियों का प्रीति आर्यन आंसर आया। यस सर। ठीक है, अब देखो पोलराइजेशन में ही एक और हमारे पास इंपॉर्टेंट लॉ है जिसको हम बोलते हैं ब्रूस्टर्स लॉ। अब ये क्या बताता है, ये कहता है कि जरूरी नहीं कि हमारे पास पोलराइड्स यानी कि क्रिस्टल होगा तभी हम लाइट को पोलराइज कर सकते हैं। हम लाइट को पोलराइज कर सकते हैं रिफ्लेक्शन की हेल्प से भी, और उन्हें एक्सपेरिमेंटली ये चीज यहाँ पे बताया भी, ठीक है। अब वो कैसे, तो रिफ्लेक्शन की हेल्प से भी पोलराइज किया जा सकता है लाइट को, लेकिन उसके लिए हमारे पास क्या है, एक ऐसा यहाँ पर इंसिडेंट एंगल होना चाहिए, है ना, जिस पर हमारे पास लाइट पोलराइज हो सके। कैसे पोलराइज करेंगे, तो इसको यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं। ओके, देखो यहाँ पे ये डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, तो इसको पहले यहाँ पे समझ लेते हैं। ब्रूस्टर्स एंगल है क्या, देखो ब्रूस्टर्स एंगल वो इंसिडेंट एंगल होता है, ठीक है, जिस पर हमें पूरी तरह से पोलराइज लाइट मिलती है आफ्टर द रिफ्लेक्शन, ठीक है। और इस फिनोमिना में हम एक चीज नोटिस करते हैं क्या, कि जो हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे होती है और रिफ्रैक्टेड रे होती है उनके बीच का एंगल कितना मिलेगा हमें 90 डिग्री का। ध्यान दो जरा, मैंने क्या क्या चीज बोला, कि ब्रिस्टर एंगल वो इंसिडेंट एंगल होता है जहां पर जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है, यानी कि आफ्टर द रिफ्लेक्शन जो हमें लाइट मिलती है वो कंप्लीटली पोलराइज लाइट हो जाए, है ना। और जो हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे होती है और जो हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे होती है उनके बीच का एंगल कितना होता है 90 डिग्री का होता है। तो इसको थोड़ा सा डायग्राम से समझो तो यहाँ पे अच्छे से समझ आएगा। हमने जो इसकी डेफिनेशन पहले लिखी है कि यहाँ पर हमने एक चीज ऑब्जर्व करा, मान लो यहाँ से लेजर लाइट हमने लिया, ये हमारे पास कैसा सरफेस है, तो ये एक कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, मतलब कोई ग्लास वगैरह ग्लास है ना। अब इस पर हमने क्या करा, लाइट को लेजर लाइट को डाला। अब लेजर लाइट को डाला तो हमने यहाँ पर लेजर लाइट को डाला, तो इसको हम चेक करते जा रहे हैं कि अभी ये एंगल है, फिर अभी ये एंगल है, फिर अभी ये एंगल है। हमें एक ऐसा एंगल इंसिडेंट एंगल मिलता है यहाँ पर, मान लो ये वाला हमारे पास क्या है, ये लाइट को हमने ऐसे इंसिडेंट कराया। अब इस पर ये पड़ा, इस पर पढ़ने के बाद क्या हुआ, तो हमने पढ़ा था कि किसी भी लाइट को अगर हम इंसिडेंट कराते हैं सरफेस पर, तो कुछ लाइट क्या होती है रिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ रिफ्रैक्ट हो जाती है। जैसे अगर मान लो एक ग्लास सरफेस ही है, तो ग्लास सरफेस से भी क्या होगा, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होंगी, कुछ लाइट रिफ्रैक्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास लाइट है इंसिडेंट रे है, जो ये इस तरह से हमने क्या करा इंसिडेंट कराया, तो जो अंदर ग्लास के अंदर एंटर कर गई इसको क्या बोलेंगे हम, इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे। और जो इस तरह से बाहर निकल के टकराने के बाद इसको क्या बोलेंगे हम, रिफ्लेक्टेड रे। तो ये हमारा कौन सा है, रिफ्लेक्टेड रे। ओके, ये कौन सा है हमारे पास, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। ओके, अच्छा, ये क्या बोलता है कि हमें इंसिडेंट एंगल में एक ऐसा एंगल मिलता है। देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बार बार एंगल को चेंज कर रहे हैं। कभी मान लो ये हम एंगल को बदला 30 20 ऐसे करते 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 गए, तो हमें एक ऐसा एंगल मिलता है जहां पर जो ये रिफ्लेक्ट हुई है, ये रिफ्लेक्ट होकर के इधर गई, और जो रिफ्लेक्ट होकर गई है, तो एक ऐसा एंगल मिलता है जिस पर हमें कंप्लीटली पूरी तरह से पोलराइज लाइट मिल जाती है। ये जो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे डॉट से, याद होगा पोलराइज लाइट को दिखाने का तरीका था हमारे पास कि डॉट से या फिर सिंगल सिंगल वेक्टर से दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डॉट से शो करा है, ये क्या है, ये कंप्लीटली पोलराइज लाइट है, ठीक है। अच्छा, जो ये हमारी रिफ्रैक्टेड होती है वो क्या होती है, वो अनपोलराइज लाइट होती है। अनपोलराइज लाइट क्यों बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि इसमें देखो दोनों चीज दिखा रहा हूँ मैं, वेक्टर भी दिखा रहा हूँ, डॉट्स भी दिखा रहा हूँ, इसका मतलब ये दोनों डायरेक्शन में है।
ठीक है। तो ये दोनों डायरेक्शन में ये अनपोलराइज्ड लाइट है। ये वाली जो हमारे पास, इसमें भी डॉट दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे और वेक्टर दिखा रहा हूँ, तो ये भी क्या है, अनपोलराइज्ड लाइट है। तो यहाँ पे जब लाइट एंटर करती है ना किसी सरफेस पे टकराती है, तो दो फिनोमिना होते हैं, एक रिफ्लेक्शन होता है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन जो लाइट मिलेगी, रिफ्रैक्शन से जो हमें रे मिलेगी, वो हमारी रे कौन सी होती है, ये हमारी होती है अनपोलराइज्ड की अनपोलराइज्ड लाइट ही रहती है। मतलब ये जो अनपोलराइज्ड लाइट आई है ना, टकराई इसके बाद, तो टकराने के बाद जो लाइट जा रही है यहाँ पे, वो तो हमें पोलराइज्ड मिल गई पूरी तरह से, और पूरी तरह से पोलराइज्ड लाइट जिस एंगल पर हमें मिलती है ना, उस एंगल को ही हम बोलते हैं ब्रूस्टर्स एंगल। तो ध्यान दो जरा, ब्रूस्टर्स एंगल क्या है? ब्रूस्टर्स एंगल वो इंसिडेंट एंगल होता है जिस पर हमें कंप्लीटली पोलराइज्ड लाइट मिलती है आफ्टर द रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन में ही हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। और जो ये हमारे पास रिफ्रैक्टेड लाइट होती है, ये अनपोलराइज्ड लाइट रहती है। और एक खास चीज हम नोटिस ये क्या करते हैं इस एक्सपेरिमेंट में, कि जो एंगल रहेगा ना इस रे के बीच में और इस रे के बीच में, मतलब रिफ्लेक्टेड रे के बीच में और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में, वो हमेशा 90 डिग्री का बनेगा। तो ये दो खास पॉइंट हमने चीज देखे, क्या कि हम यहाँ पर जब लाइट को किसी सरफेस पे इंसिडेंट कराते हैं, तो कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होती हैं, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होती हैं, है ना। अब इसमें रिफ्लेक्टेड लाइट जो होती हैं वो पूरी तरह से पोलराइज्ड करी जा सकती हैं, लेकिन उनके लिए कंडीशन क्या चाहिए कि एक ऐसा पर्टिकुलर हमें एंगल मिलेगा जिस पर हमारा रिफ्लेक्टेड रे और जो रिफ्रैक्टेड रे वो 90 का एंगल बनाएगा, और यहाँ पर हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे कैसी बन जाएगी, कंप्लीटली पोलराइज्ड लाइट बन जाएगी। ओके, तो उसी एंगल को क्या बोलते हैं, उसी इंसिडेंट एंगल को क्या बोलते हैं, ब्रूस्टर्स एंगल। तो ब्रूस्टर्स एंगल की डेफिनेशन क्या थी कि इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट एट विच वी गेट कंप्लीटली पोलराइज्ड लाइट आफ्टर द रिफ्लेक्शन। ये ध्यान रखना, आफ्टर द रिफ्लेक्शन। जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी ना वही कंप्लीटली पोलराइज्ड होगी, रिफ्रैक्टेड वाली नहीं होगी। ओके, अभी मैं कंप्लीटली जो वर्ड यूज कर रहा हूँ वो यहाँ पर मैं ब्रूस्टर एंगल पे बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर मान लो ब्रूस्टर एंगल से हम अगर कम या ज्यादा एंगल लेते हैं तो क्या हुआ, तो वो पार्शली पोलराइज्ड होती है। पार्शली पोलराइज्ड का मतलब थोड़ी बहुत पोलराइज्ड होगी, थोड़ी बहुत अनपोलराइज्ड भी रहेगी, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं पार्शली पोलराइज्ड हो सकती है, पार्शली अनपोलराइज्ड है, ठीक है। लेकिन पूरी तरह से पोलराइज्ड वो सिर्फ एक ही एंगल पे होगी, और उस एंगल को हमने क्या नाम दे रखा है, ब्रूस्टर्स एंगल। तो ब्रूस्टर एंगल जो हमारे पास ऐसा एंगल होता है जिस पर आफ्टर द रिफ्लेक्शन हमें कंप्लीटली पोलराइज्ड लाइट मिले। ओके, तो समझ आया मैंने क्या क्या पॉइंट बताया यहाँ पे, कि जब भी लाइट अगर सरफेस पे टकराएगी तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों होगा, ठीक है। वो इंसिडेंट एंगल जिस पर हमें कंप्लीटली पोलराइज्ड लाइट मिले आफ्टर द रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, उस एंगल को हम बोलते हैं ब्रूस्टर एंगल। दूसरी चीज कि रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे कितना एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री का बनाएंगे। तो ये चीजें हमने यहाँ पर देखा। अब हम इससे क्या करने वाले हैं, इससे हम फाइंड करेंगे ब्रूस्टर एंगल को। ब्रूस्टर एंगल कैसे पता करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर समझो, सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं, हमारे पास ये जो एंगल है इंसिडेंट एंगल, इसको हमने यहाँ पर क्या नाम दे दिया है, इसको हमने ये आई पी दे रखा है, या आई बी कुछ भी नाम दे सकते हैं, ब्रूस्टर एंगल के आई बी या आई पी, ठीक है। ये आई पी हमने नाम दे रखा है। अच्छा, अब अगर इसको आई पी नाम दे रखा है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे जो है एंगल बना रही है, वो एंगल कितना होगा, तो ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे होगा। और रिफ्लेक्टेड रे जो है एंगल जो बनाएगा उसे हम रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं। तो हमने तो ये पढ़ा है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, क्या कि जो आई होता है वो आर के इक्वल होता है। तो इसीलिए अगर इसको हम आई पी नाम दे रहे हैं तो इसको भी क्या नाम देंगे, इसको भी हम आई पी ही नाम देंगे। क्यों, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से जितना ये एंगल बनाएगा उतना ये भी एंगल बनना चाहिए। तो एक चीज हमें मालूम चल गया कि ये अगर आई पी है तो ये भी क्या होगा, ये भी आई पी होगा, ठीक है। और अभी एक और चीज हमने पढ़ा था कि जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो रिफ्रैक्टेड रे है वो कितना एंगल बनाती है आपस में, वो बनाती है 90 डिग्री का बनाती है। ओके, तो यहाँ पर अगर ध्यान से अगर ऑब्जर्व करोगे तो हमें क्या मिलता है, एक रिलेशन मिल जाता है इनके बीच में। वो कौन सा रिलेशन है यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे थोड़ा सा समझो यहाँ पर ये वाला, ये एंगल कौन सा एंगल होगा, तो ये क्योंकि हमारी रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे जो एंगल बनाती है उसको किससे डिनोट करते हैं हम, यहाँ आर से डिनोट कर रहा हूं मैं, ठीक है। यहाँ पर किससे डिनोट कर रहा हूं मैं, आर से, ठीक है। इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड एंगल। तो यहाँ पे अगर ध्यान दोगे, ये जो हमारी वर्टिकल वाली लाइन है, डॉट वाली लाइन दिख रही होगी, है ना, ये तो बिल्कुल सीधी सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। और ये जो हमारे पास पूरा एंगल है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का, बता सकते हो, यहाँ से यहाँ तक का,
ये स्ट्रेट लाइन है, पूरा स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल IP, ये एंगल 90 का, ये एंगल हम R बोल रहे हैं, तो ये पूरा सम ऑफ ऑल द एंगल्स यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, वो होगा 180। क्यों? क्योंकि जो स्ट्रेट लाइन होती है ना, वो यहाँ पर जो एंगल बनाती है वो कितने का बनाती है, 180 का। जो लीनियर लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, वो एंगल कितने का बनाएगी, 180 का। तो ये चीज हमने नोटिस करा कि यहाँ पर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो टोटल एंगल होगा ना, ये होगा 180 का। तो इसका मतलब हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि जो हमारे पास ये वाला IP है, IP यहाँ पर देखो, ये वाला है IP, प्लस में ये कितना एंगल है, 90, तो प्लस में 90, प्लस में ये वाला कितना एंगल है हमारे पास, R, तो R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 आएगा। क्यों? क्योंकि लीनियर लाइन है, वो एक स्ट्रेट लाइन है, तो 180 का एंगल बनेगा। अब 90 को उठा करके और IP को उठा के उधर भेज देते, क्योंकि हमें R की वैल्यू चाहिए ना यहाँ पे, ये R की वैल्यू, तो इसीलिए मैं R फाइंड कर रहा हूँ। तो इन दोनों को उठा के इसको उठा के इधर ले जाओ, तो ये आ जाएगा 180 माइनस का 90 माइनस का IP। अब 180 में से 90 जाएगा तो क्या बचेगा, 90, तो 90 माइनस का यहाँ पे क्या आ जाएगा, IP। तो R इज इक्वल टू कितना आ गया, R इज इक्वल टू आ गया 90 माइनस IP। अब मैंने R क्यों निकाला, क्योंकि कहीं ना कहीं हम यहाँ पर रिलेशन फाइंड करने वाले हैं, ठीक है, ब्रूस्टर एंगल, तो उसके लिए हमें ये I और R चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर I तो हमने IP नाम दे रखा है, और R हमने अभी फाइंड कर लिया IP के टर्म में, 90 माइनस का IP। अब यहाँ पर हमने एक इम्पोर्टेंट लॉ पढ़ा था, क्या, स्नेल्स लॉ, ठीक है। तो देखो ध्यान से, स्नेल्स लॉ क्या बताता है, म्यू इज इक्वल टू साइन I बाई साइन R। तो यहाँ पर जो हमारे पास स्नेल्स लॉ है, उसको अगर ध्यान दोगे, जो था म्यू इज इक्वल टू में साइन I बाय साइन R, ओके। तो जो हमारे पास I है ना, IP को जो हमने I है उसको हमने क्या नाम दे रखा है, तो ध्यान देना जरा, जो हमने I है उसको हमने IP नाम दे रखा है, ये वाला I को हमने क्या नाम दे रखा, IP, ठीक है। यानी वो इंसिडेंट एंगल जिस पर लाइट हमें कम्प्लीटली पोलराइज्ड मिलती है, उसको हमने IP नाम दे रखा है। और R को अभी हमने निकाला था, कितना आया था वो, 90 माइनस का IP, तो 90 माइनस का IP, ओके। अब दोनों वैल्यू उठा के इसमें डाल दो बस, तो म्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन IP, और अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन 90 माइनस का IP। साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा साइन IP अपॉन में साइन कॉस, साइन 90 माइनस थीटा, तो सॉरी यहाँ कॉस आ जाएगा, तो कॉस IP ये बन गया। और साइन अपॉन में कॉस क्या होता है, साइन अपॉन में कॉस होता है हमारा tan, तो ये आ गया म्यू इज इक्वल टू tan IP। तो देखो ध्यान से, जो हमारे पास ब्रूस्टर एंगल होता है IP, वो हम फाइंड कैसे कर सकते हैं, वो हम फाइंड कर सकते हैं म्यू की हेल्प से। म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, उस ग्लास का या उस सरफेस का जिसके ऊपर लाइट को हमने इंसिडेंट कराया है। तो अगर हमें जब कभी भी यहाँ पे फाइंड करना हो IP, तो हम क्या करते हैं, tan को हम उधर भेज देते हैं, tan को उधर भेजेंगे, तो IP इज इक्वल टू लिखा जा सकता है यहाँ पर tan इनवर्स म्यू। यानी अगर म्यू की वैल्यू गिवन है, तो तुम tan इनवर्स फाइंड करके IP निकाल सकते हो, या हमें IP दे रखा है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये एक इंपॉर्टेंट सा रिलेशन फाइंड करते हैं, जिसमें IP क्या होता है, ब्रूस्टर एंगल, म्यू क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो ये था हमारे पास ब्रूस्टर एंगल निकालने का फॉर्मूला, ओके। और ये ब्रूस्टर एंगल की डेफिनेशन। तो यहाँ पर अब एक क्वेश्चन आ गया कि मान लो हमें यहाँ पर दे रखा है जो ब्रूस्टर एंगल है, वो हमारे पास दे रखा है 30 डिग्री का, है ना। मतलब मान लेते हैं कि हमने लाइट को किसी सरफेस पे क्या करा है, इंसिडेंट कराया है, और इंसिडेंट जो कराया है वो हमने 30 डिग्री पे ऑब्जर्व करा कि हमें क्या मिल रहा है, कंप्लीटली पोलराइज लाइट मिल रहा है आफ्टर द रिफ्लेक्शन। तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो सिंपल है, यहाँ पे 30 की वैल्यू पुट कर देंगे, और tan 30 की वैल्यू हमें मालूम ही है, tan 30 कितना होता है, tan 30 कितना हो जाएगा हमारे पास, 1/√3, ठीक है। तो यहाँ पर हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, √3 की वैल्यू होती है 1.73, उसको सॉल्व करके
निकाल सकते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये ध्यान रखना, ये हमारा ब्रूस्टर एंगल है। तो हमने क्या क्या चीजें इसमें देखा। सबसे पहले पोलराइजेशन क्या होता है। पोलराइजेशन होता है रिस्ट्रिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ लाइट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पोलराइजर, ठीक है। तो हमने पोलराइजर की हेल्प से अगर लाइट की डायरेक्शन को किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से हमने रिस्ट्रिक्ट मतलब होता है कि हमने उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूव करने के लिए अब रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, तो उस फिनोमिना को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। और इसमें हम क्या यूज करते हैं, क्रिस्टल्स यूज कर रहे थे। कौन से क्रिस्टल यूज करते हैं, निकोल प्रिज्म या टॉर्मेलाइन क्रिस्टल्स यूज कर रहे थे। और उसके बाद हमने देखा कि जो हमारे पास पोलराइजर और एनालाइजर होते हैं उनके बीच के एंगल से लाइट की इंटेंसिटी पे अफेक्ट पड़ता है, जो कि हम रिलेशन निकाल सकते हैं किसकी हेल्प से, लॉ ऑफ मेलस की हेल्प से। लॉ ऑफ मेलस क्या बोलता है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द पोलराइजर एंड एनालाइजर। मतलब I is directly proportional to the cos square theta, where theta is what, theta is angle between the polarizer and analyzer, and I is what, I is the intensity of light, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने पढ़ा कि हम जरूरी नहीं कि क्रिस्टल की हेल्प से ही पोलराइज लाइट को ऑब्टेन कर सकते हैं, हम रिफ्लेक्शन की हेल्प से भी ऑब्टेन कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें एक पर्टिकुलर एंगल की, इंसिडेंट एंगल की जरूरत पड़ती है, और उस पर्टिकुलर एंगल पर हमने देखा कि हमें कंप्लीटली पोलराइज लाइट मिलती है, जिसको हमने क्या नाम दिया था, ब्रिस्टर्स एंगल। तो ब्रिस्टर एंगल कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ क्या रिलेशन है, तो सिंपल सा रिलेशन है, म्यू इज इक्वल टू 10 IP, वेयर IP इज यहाँ पर ब्रिस्टर एंगल, ठीक है। तो ये म्यू इज इक्वल टू 10 IP। तो ये हमारे पास था पोलराइजेशन, ओके। कल एक लास्ट क्लास उसका होगा, बस डिफ्रैक्शन वाला बताऊंगा और न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, फिर खत्म हो जाएगा चैप्टर हमारा, फिर नेक्स्ट वो हम वो करने लगेंगे, ठीक है। तो कल भी क्लास है, तो इसको यहीं तक रखते हैं, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं इसमें, पूछ लो।